नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात मिडिल ईस्ट के एक जंग से जुड़ी है। ईरान की ओर से एक बड़ा और चौंकाने वाला कूटनीतिक बयान सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमले रोकने का निर्णय लिया है। उन्होंने न केवल पड़ोसी देशों से माफी मांगी है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि ईरान का किसी अन्य देश पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक और जहां शांति का हाथ बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर अपनी संप्रभुता को लेकर के कड़ा रुख भी अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि हमारा बिना शर्त आत्मसमर्पण देखने का जो लोग सपना देख रहे हैं, वे अपने इस ख्वाब को कब्र तक साथ ले जाएंगे। इस संबोधन से पहले पेजेश्कियान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की थी। तो इस बातचीत में पुतिन ने ईरान के साथ जारी विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग के खिलाफ रूस का कड़ा और सैद्धांतिक रुख दोहराया। तो आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जंग के बीच एक साल बाद रसोई गैस के दाम भी यहां पर बढ़ गए हैं और ये 8वें दिन भी ये जो जंग है वो जारी है। 5000 से ज्यादा बम गिरे हैं, 1200 से अधिक मौतें हुई है। अमेरिका बोला आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। उधर तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजरायली अटैक। ऐसे में इस बीच ईरान का ये कहना कि वो अपने पड़ोसी देशों पर अब हमला नहीं करेगा और उसने इसके लिए माफी भी मांगी है। दरअसल ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जंग जारी है, लेकिन ईरान जो है लगातार मिडिल ईस्ट के कतार, सऊदी अरब, बहरैन से लेकर के इराक से लेकर के अजरबैजान पर भी हमले करने की खबर सामने आई। दरअसल यहां पर अमेरिकी बेस थे जिसे ईरान लगातार निशाना बना रहा था और काफी जो यहां पर नुकसान भी पहुंचाया था ईरान। लेकिन अब ईरान ने कूटनीतिक तौर पर बड़ी रणनीति अपनाई है और कहा है कि वो अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग के बीच घरेलू बजट पर असर डालने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने 7 मार्च से नई दरें लागू कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद देश के प्रमुख महानगरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें 60 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 900 रुपए के पार पहुंच गई हैं। इसी के साथ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी 115 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। इंडियन ऑयल की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में पिछली बार बढ़ोतरी 11 महीने पहले यानी 8 अप्रैल 2025 को की गई थी। तो आपको बता दें कि जंग का असर जो है वो रसोई गैस के साथ साथ कमर्शियल गैस पर भी दिखाई दे रहा है। रसोई गैस के दाम 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए हैं, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर एलपीजी के दाम यहां पर 115 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ोतरी की गई है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग का असर अब भारत में भी देखने के लिए मिल रहा है। पहले सोने और चांदी के दामों में इजाफा हुआ और अब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। 60 रुपए जो है वो दाम बढ़ा दिए गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं। आंटी, गैस सिलेंडर जो है, घरेलू गैस सिलेंडर जो हमारे घर पे आता है, 60 रुपए उसका दाम जो है वो बढ़ा दिया गया है, 913 रुपए में अब मिलेगा, क्या बोलोगे? तो गैस के तो दाम नहीं बढ़ाना चाहिए भाई। गरीब आदमी तो किससे करबो हमारा, है ना। तो आपके घर में कितने दिन में गैस सिलेंडर आता है? हर महीने आता है, 2 महीने में आता है, 15 दिन में आता है? नहीं, हम तो महीने मतलब जाके ला लेते हैं। हाँ। जाकर लेकर आते हैं। हाँ। आप क्या कहेंगे? इससे तो रसोई में बहुत असर पड़ेगा। हर महीने में तो गैस सिलेंडर ज़रूरत की चीज़ है और हर महीने 60 में, तो इससे क्या है, इजाफा भी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप क्या कहेंगे सर? अबे मना बोलते कि डबल इंजन के सरकार करके दुशासन के जगह सुशासन करबो करके बोले रही, लेकिन भाजपा सरकार के नियत पूरा साफ तरीका से दिखत ना। अभी कुछ दिन पहले तूता में भी चलत रहे रसोई खाना वाला मन के, जो मितानी ना वो आंगनबाड़ी वाला मन रही है, वो मल्ला कितना दे, प्रतिदिन के 50 रुपया 60 रुपया देवे। और आज गैस सिलेंडर में 50 रुपया बढ़ोती हो तो मतलब हर महीना हम ना गैस ला भरातन तो हर महीना अब हम मतलब 50 रुपया एक्स्ट्रा देने लगी। और
बात यही नहीं है, ये सब चीज़ में इसे है कि पूरा भाजपा सरकार है ना, पूरा मतलब फ्लॉप ही करके रख दे, पूरा फ्लॉप। हर चीज़ में बढ़ोतरी, पेट्रोल में बढ़ोतरी है, अभी सिलेंडर बढ़ोतरी हो गए और बहुत से चीज़ें। मतलब गरीब आदमी मन की आर्थिक स्थिति इतना खराब है कि करे तो करे का। तो देखा आपने कि ये है आम जनता की राय, जहां वो एक तरफ सोने चांदी के साथ साथ ये गैस के सिलेंडर बढ़े हुए दामों से परेशान है, तो वहीं सरकार को भी वो कह रही है कि इस तरीके से आम जनता के साथ अन्याय ना किया जाए। पहले गैस सिलेंडर की जो कीमतें थी वो 853 रुपये थी, अब 60 रुपये बढ़ा के 913 रुपये कर दिया गया है। अब ऐसे में ये 60 रुपये कहने के लिए तो मात्र 60 रुपये हैं, लेकिन आम जनता की जेब पर ये काफ़ी ज़्यादा असर करने वाले हैं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 राय। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी है। 165 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं। रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आरएसपी ने अब तक 32 सीटें जीत ली हैं, जबकि 87 पर आगे चल रही है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML ने अब तक सिर्फ 2 सीटें जीती हैं, जबकि सिर्फ 9 सीटों पर आगे है। केपी शर्मा ओली के खुद भी झापा 5 सीट पर बालेन शाह से 21,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उन्हें सिर्फ 11,427 वोट मिले हैं, जबकि बालेन शाह को 42,543 वोट मिल चुके हैं। ओली ने झापा 5 सीट से 2017 और 2022 का चुनाव जीता था। पिछले साल सितंबर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद 5 मार्च को हुए चुनाव में 58% लोगों ने वोट डाले। वोटों की गिनती पूरी होने में 3 से 4 दिन लगने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने कहा कि 9 मार्च तक काउंटिंग पूरी करने की कोशिश की जाएगी। तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल में प्रधानमंत्री चुनने को लेकर के वोटिंग हुई है। आम चुनाव के बाद से अब गिनती जारी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं मेयर बालेन शाह। बालेन शाह एक युवा रैपर भी हैं और अब जो है उनकी लोकप्रियता पूरे नेपाल में है और कहा यह जा रहा है कि भारी बहुमत के साथ एक बार वो नेपाल में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान जीवित और पात्र लोगों के नामों को भी डिलीट किए जाने के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी कोलकाता के सेंट्रल हिस्से में आने वाले स्प्लेंडिड मेट्रो चैनल पर धरने पर बैठी हैं। ममता बनर्जी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और उन्हें बेनकाब करने की कसम खाई है। टीएमसी सुप्रीमो ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत में कहा कि मैं बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की भाजपा चुनाव आयोग के साजिश को बेनकाब करूंगी। ममता ने भाषण के दौरान कहा कि बंगाल SIR में मृत घोषित किए गए 22 लोग जो जीवित हैं उन्हें मंच पर पेश करूंगी। हरियाणा के सिरसा में 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की टारगेटेड हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम को राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए आरोप से मुक्त कर दिया है। बता दें कि पत्रकार रामचंद्र सिरसा में एक लोकल अखबार चलाते थे। अक्टूबर 2002 में उन्हें उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। पत्रकार ने डेरा प्रमुख के खिलाफ आरोपों से जुड़ी रिपोर्ट छापी थी, जिसमें डेरा के अंदर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। बता दें कि रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में 2019 में CBI कोर्ट ने राम रहीम को दोषी ठहराया था। साथ ही इस मामले में उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। इसके अलावा CBI ने 3 और लोगों को कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल को भी दोषी ठहराया था, लेकिन कोर्ट ने राम रहीम को आरोपों से मुक्त कर दिया है। हालांकि अन्य मामलों की वजह से राम रहीम को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। तो इधर बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल पर तंज कसा है। भूपेश बघेल और उनके 54-58 लोग फूल बिछाए थे। पहली बार कांग्रेस को लगा होगा हमारी बात सुनी गई।
केटीएस तुलसी, रंजीत रंजन, राजीव शुक्ला को कांग्रेसी पहचानते भी नहीं। अभी फूलो देवी नेताम को कांग्रेसी पहचानते तो हैं, ये कहकर के अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव में फूलो देवी नेताम को दोबारा सीट यहां से उम्मीदवार बनाया कांग्रेस पार्टी ने, और इसी मसले पर पूर्व मंत्री ने जमकर कटाक्ष किया और तंज कसते हुए भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं को लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि फूलो देवी नेताम को अभी कांग्रेसी पहचान होते हैं, लेकिन रंजीता रंजन को कौन पहचानता है। तो भूपेश और उनके चवन्नी अठन्नी लोग फूल बिछाए थे। पहली बार कांग्रेस को लगा होगा कि हमारी बात सुनी गई है। केटीएस तुलसी, रंजीत रंजन, राजीव शुक्ला को तो कांग्रेसी पहचानते भी नहीं। अभी फूलो देवी नेताम को कांग्रेसी पहचानते तो हैं। नहीं, भूपेश बघेल जी और भूपेश बघेल के जो चवन्नी अठन्नी लोग हैं वो लोग बिछाए थे एकदम। तो चवन्नी अठन्नी लोगों क्या चल रही है, वो तो भूपेश बघेल के सिक्के थे, सब कांग्रेसी थोड़ी थे। पहली बार कांग्रेस के लोगों को लगा होगा कि हम निर्णय करते हैं या हमारी सुनी जाती, क्योंकि पिछली बार 3 लोग आए थे, उसको अभी तक वो पहचान नहीं पाए। कौन रंजीता रंजन है, कौन केटीएस तुलसी है और कौन राजीव शुक्ला। कम से कम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस वाले अभी जो बना है उसको पहचानते तो हैं। ये उनको अधिकार मिला कि आप अपने उम्मीदवार को पहचानते हैं करके। ये अपने उम्मीदवार को पहचानना कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए। लेकिन गुलाब फूल बिछाए थे भूपेश बघेल के लिए टिकट मांग। दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में ग्राम समोदा में शिवनाथ नदी किनारे खेत के अंदर अफीम की खेती की जा रही थी। इसकी सूचना पुलिस को लगते ही मौके पर रेड की कार्रवाई की गई। एडीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि 5 से 6 एकड़ जमीन में अफीम की खेती की जा रही थी। ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे क्षेत्र का सर्वे किया गया है और फसल को नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार सहित 2 अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही कि इस अवैध खेती में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौके पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। ये अफीम की खेती जो हो रहा है, इसमें इसी अंदर अफीम की खेती है। सामने मक्का है और इसके अंदर अफीम है। देखिए आप, कई कई पौधे हैं जो गोल गोल है, और इस सामने जंगली पौधा जो होते हैं, इसको अमेरिकन पौधा वो लगा दिया गया है ताकि ये दिखे मत। पूरा इसके अंदर अफीम की खेती और बगल में नदी है। शुरुआत इसका इसलिए हुआ कि होली के दिन बच्चे यहाँ पर लकड़ी लेने आए थे और लकड़ी ले जाके जलाए तो उसका फल बच गया। जब यहाँ के सरपंच ने उसको नेट पे चेक किया कि किसका फल है, तो पता चला कि वो नेट से बताया, गूगल ने बताया कि तो अफीम है। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने पूरा बैरिकेडिंग कर दिया है और इसमें भाजपा से जुड़े हुए नेता, उनके जो साथ में डॉक्टर ताम्रकार है, उनके नाम पे जमीन है। अब जांच की जा रही है आखिर इसमें जमीन किसका है, खेती कौन कर रहा था। कुछ राजस्थान के लोगों का नाम आ रहा था। आखिर इतने बड़े स्तर पे इस किनारे खेती की जा रही है तो लोगों को पता कैसे नहीं चला, कब से खेती की जा रही है, ये जांच की जा रही है। यहाँ पर मेरी साहब हैं एसडीएम, उनकी अगुवाई में जांच चल रही है। मणिशंकर चंद्रा साहब हैं एएसपी, वो जांच कर रहे हैं। अब आगे इस मामले में क्या खुलासा देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़े स्तर पर कार्रवाई तो यहाँ पर चल रही है, ये कहा जा सकता है। दुर्ग के शिवनाथ नदी से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। अफीम की खेती की हमको सूचना मिली थी, जिस पर हमने, हमारी जो पुलिस की टीम है उसके साथ आबकारी की टीम है, आप देख रहे होंगे पीछे एनसीबी की टीम है और आबकारी की टीम, राजस्व की टीम, सारी डिपार्टमेंट के जो इसमें कार्रवाई में जुड़ते हैं उन सभी लोगों को बुलाया गया यहाँ पे नोटिस देकर, और सबके द्वारा एरिया का मुआयना किया गया है। हमारे जो एफएसएल की टीम है उनके द्वारा जब चेक किया गया तो अफीम होना पाए जाने पर आगे एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर है। अफीम की खेती मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार निलंबित। दुर्ग के भाजपा नेता विनायक ताम्रकार पर पार्टी की बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्ग से पार्टी की छवि धूमिल करने पर भाजपा ने सस्पेंड कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक थे विनायक ताम्रकार। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नवीन मार्कंडे ने जारी किया है निलंबन का आदेश। तो आपको बता दें कि इस अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद विनायक ताम्रकार पर पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए मक्का के खेत में किस तरीके से अफीम का पौधा लगाकर ये खेती की जा रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली
तुरंत टीम मौके पर पहुंची और यहां पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी एक्शन लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए विनायक ताम्रकार को पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी की छवि धूमिल करने के आरोप में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर जयारोग्य चिकित्सालय समूह के पूर्व अधीक्षक एवं प्रतिष्ठित डॉक्टर के संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर मिले शव मामले में परिजनों ने साथ ही डॉक्टरों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक किनारे 25 जनवरी को दोपहर 12 बजे जयारोग्य चिकित्सालय समूह के पूर्व अधीक्षक एवं प्रतिष्ठित डॉक्टर जगदीश सिंह सिकरवार का शव मिला था। परिजनों ने भी अपने स्तर पर इसकी पड़ताल की। तो पड़ताल में पता चला कि 30 जनवरी के दिन साझेदारी वाले निजी पैथोलॉजी गए थे, जहां हिसाब किताब को लेकर उनका विवाद साथ में पैथोलॉजी के पार्टनर से हुआ था। पार्टनर ने पैथोलॉजी में स्टाफ के सामने उनके साथ अभद्र व्यवहार कर धमकी दी थी। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर रमेश प्रकाश गुप्ता, उनके भाई और पुत्र द्वारा धमकी दी गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल परिजनों की मांग है कि पूरे मामले की गहन और न्यायिक जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। रिटायरमेंट के बाद जब इन्होंने ध्यान देना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने काफ़ी सारा फ्रॉड किया है, डॉक्टर गुप्ता ने और उनके भाई ने मिलके। और एक और जो उन्होंने अपनी लैब खोली है हमारे बगल में, वो पहले ये बोले कि हम ये परख शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल बगल में है, वो आप देख के जा सकते हैं। तो ये पूरे ग्वालियर में इनको वही जगह मिली बिल्कुल बगल में खोलने के लिए। तो वो बेटे ने पहले हमारे यहाँ काम किया, फिर उसको बोला कि भी हम परख को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ये नाम परख से हटा के अपार कर लिया। डॉक्टर जगदीश सिकरवार साहब थे जो जीएच के अधीक्षक भी थे। विगत कुछ दिन पूर्व 25 तारीख को उनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया, जबकि इसके पीछे जब सुसाइड किया इसके पीछे मुख्य कारण क्या था, क्योंकि उन्होंने घर में अपने परिवार और फैमिली मेंबर के साथ भी डिस्कस किया कि ऐसे डॉक्टर गुप्ता के द्वारा 9 करोड़ रुपए का हिसाब है वो नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। इस कारण उन्होंने 25 तारीख को सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते समय उन्होंने ये कदम उठाया। इंदौर में रंग पंचमी मनाने का एक अनोखा तरीका है। हर साल शहर में निकलने वाली प्रसिद्ध गैर उत्सव पारंपरिक उल्लास और भव्यता के साथ मनाया जाता है, जिसमें हजारों लोग रंग गुलाल के साथ उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं। नगर निगम ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मिलिट्री टैंक और विशेष 25 फीट ऊंचा हाथी तैयार किया है, जो आकर्षण का केंद्र बनेगा। रविवार को शहर की पारंपरिक गैर यात्रा राजवाड़ा, सराफा और शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी, जिसमें कई नई झांकियां और आकर्षण देखने को मिलेगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि बीते 3 वर्षों से निगम द्वारा गेर में विशेष थीम और नवाचार जोड़े जा रहे हैं। इसी क्रम में इस वर्ष गेर में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई देगी। देखिए, नगर निगम पिछले 3 वर्षों से लगातार में शामिल होकर उसको एक अधिकृत स्वरूप भी दे रहा है और शहर की सफाई, स्वच्छता, सुरक्षा और देश हित के मुद्दों का संदेश भी देता है। इस वर्ष भी मैं जरूर गैर में शामिल नहीं हो रहा हूं, लेकिन इंदौर नगर निगम की गैर राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय शौर्य और सैनिकों के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर का संदेश लिए जाएगी। इसके अलावा भी आरआरआर सफाई का संदेश भी रहेगा। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय अपने प्रशासनिक फैसले को लेकर एक बार फिर विवादों में है। विश्वविद्यालय ने 14 विषयों में से 40 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का विज्ञापन निकाला है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के 2 पद भी शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि मांग घटने और छात्रों की कमी के कारण एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स 4 साल पहले ही बंद किया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब कोर्स ही अस्तित्व में नहीं है तो ये प्रोफेसर किसे पढ़ाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भर्ती निकालने से पहले ये भी चेक नहीं किया कि संबंधित विभाग में छात्र संख्या या कोर्स की स्थिति क्या है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य का कहना है कि किसी भी ऐसे विभाग में भर्ती नहीं की जाएगी जहां छात्र नहीं है। मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। किसी भी ऐसी पोस्ट पर कोई नियुक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं होगी जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनकी फैकल्टी नहीं चल रही है। ये क्लियर बात है, इसलिए कोई शंका की बात नहीं है। जो विज्ञापन में पढ़ रहे हैं उसको वैसा ना पढ़ा जाए। वेबसाइट पर जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट उसमें जो लिखी है उसको डिटेल पढ़ेंगे तो कौन सी पोस्ट किससे अलाइड है, किस विषय के अंतर्गत है, डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, ये क्लियर हो जाएगा। अतिथि विद्वानों के अधीन जब लंबे समय तक ऐसे विभाग रहे
जिसके कारण वो बंद हो गए अथवा वहाँ पे छात्र प्रवेशित नहीं हुए। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से माननीय कुलपति जी, कुलगुरु बहुत गंभीरता के साथ छात्रों के इनरोलमेंट को लेकर, व्यक्तिशय और नकल को लेकर विशेष रूप से अभी भी मैं उन्हीं से चर्चा करके अभी हम मुरैना चंबल संभाग में शासकीय महाविद्यालयों में केंद्रों को लेकर जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि स्थायी अगर प्राध्यापक आएंगे तो निश्चित रूप से वो जो एक मृत विभाग हो गए हैं वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ क्रियान्वयन की स्थिति में आ सकेंगे। बुरहानपुर में रमजान के पवित्र महीने के दौरान बाजार खास रौनक से भर जाते हैं। यहाँ रोजेदारों के लिए बड़े आकार की खास ब्रेड, नान के दुकानों पर भीड़ लगी रहती है। सहरी के समय लोग फल, पकवान और इसे बड़े नान का सेवन करते हैं। माना जाता है कि रमजान में सहरी के दौरान नान खाने की परंपरा मुगल काल से चली आ रही है। सर इसके अंदर अपने को यहाँ से एक नान लगती है, जो नान हम खरीद के लेके जाते हैं कोंदूर बेकरी में से, और काफ़ी अच्छे माशाल्लाह यहाँ पे कोंदूर बेकरी में काफ़ी अच्छी माशाल्लाह नान मिलती है और उसके अंदर क्वालिटी रहती है। मतलब ये नहीं कि मतलब बुरहानपुर वासी मतलब यहाँ से नान खरीद के लेके जाते हैं, बाहर से भी आते हैं, रावेर से आते हैं, इच्छापुर से आते हैं, बहादुरपुर से आते हैं। नान की जो परंपरा है जो आया है हिंदुस्तान, तो ये यूनान की इजाद है। नान यूनान से आया है हिंदुस्तान, और बुरहानपुर में काफ़ी पुरानी रवायात है नान की। नान का इस्तेमाल सैर व अफ्तार में लोग बहुत सहूलत हो जाती है, नान का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा समझते हैं लोग। बतौर शहरी इफ्तार में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। रोज़ाना नान की बिक्री माशाअल्लाह समझ लीजिए आप 4000 नान 5000 नान बिक जाती है। राज्य में हरिभूमि INH का जिला संवाद आज शाम 4 बजे से होगा। कार्यक्रम सत्ता पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि INH 24/7 और हरिभूमि लगातार जिलों में जिला संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विष्णुदेव साय सरकार के जो काम हो रहे हैं उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाएं और उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ का विकास तेजी से हो। INH के इस कार्यक्रम में मैं भी शामिल होऊंगा। तो आधा दिन पूरी खबर में आज बस इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।